गुड इवनिंग एवरीवन। 10th फिजिक्स क्लास नंबर 13 है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हम लोग का प्रिज्म। अब यहाँ समझना है कि प्रिज्म होता क्या है, क्योंकि प्रिज्म के माध्यम से प्रकाश का परावर्तन होता है कि अपवर्तन होता है, ये भी समझना है। लाइट का कैसे डिस्पर्सन होता है यानी कि वर्ण विक्षेपण कैसे होता है, ये भी समझना है। प्रिज्म के ही थ्रू आपका रेनबो यानी कि इंद्रधनुष बनता है, ये भी समझना है। रेनबो में 7 कलर होते हैं, इन 7 कलर के ग्रुप को विबग्योर के नाम से जाना जाता है। कई सारी चीज़ें इस चैप्टर के थ्रू कवर करेंगे। तो सबसे पहले ये समझना प्रिज्म क्या होता है। तो भैया प्रिज्म पहला नंबर ये होता है समांग पारदर्शी माध्यम। प्रिज्म जो होता है ये समांग पारदर्शी माध्यम होता है, मतलब एक प्रकार से ये जो है होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, मीडियम। अब यहाँ देखो प्रिज्म क्या है, तो मैंने कहा प्रिज्म एक ऐसे समांग पारदर्शी माध्यम होते हैं। अब कैसे समांग पारदर्शी माध्यम होते हैं, जो कि है ना एक बिंदु से झुके रहे। तो आप सीधा इसको बोलो इट इज अ होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम, यानी कि किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह आकृति, वह शेप, वो आकृति, ठीक है, अ शेप ऑफ एनी होमोजीनस ट्रांसपेरेंट मीडियम, किसी समांग पारदर्शी माध्यम की वो आकृति। अभी हमें ये पता है कि अच्छा एक ऐसा माध्यम रहेगा जो कि समांग पारदर्शी माध्यम रहेगा, लेकिन अब क्वेश्चन है वो माध्यम कैसे होना चाहिए, है ना, जो कि किसी कोण पर झुका होगा, जो किसी कोण पर झुका होगा, किसी कोण पर झुका होगा। अब किसी कोण पर झुका होने का मतलब मान लेते हैं, अभी यहां से कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है ना, किसी कोण पर हमने कहा झुका होगा, लेकिन अब यहां पर यह समझना है किस तरह से झुका होगा। किसी कोण पर झुका होगा और वहां वह 2 समतल पृष्ठ से घिरा होगा, वह 2 समतल पृष्ठ से घिरा होगा, या अब देखो प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम का मानते हैं भैया, डिब्बा हो गया पूरा समांग पारदर्शी माध्यम, ये पूरा क्या है, समांग पारदर्शी माध्यम है, ठीक है। अब यहां पर मानते हैं, चलो यहां पर एक ले लेते हैं, यहां पर एक ले लेते हैं, ये कोण हो गया, इससे एक झुकी हुई रेखा ये, इससे एक झुकी हुई रेखा ये, बाकी सबको हटा देते हैं। या आप करो नहीं ऐसा मत करो, आप एक काम करो ऐसा ले लो और यहां पर ले लो, यहां पर लो, किसी कोण पर झुका हुआ यहां पर झुका देते हैं और ये मानते हैं ये इस कोण पर झुका है, तो चूंकि प्रिज्म का तो इसको प्रिज्म कोण कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, ऐसे दर्शाया जाता है। क्लियर है ना। तो प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की वो आकृति, वो शेप होती है जो बेंट होती है किसी एंगल पर, जो किसी कोण पर झुका होता है, जो किसी कोण पर झुका रहता है या झुका होता है। और एक कंडीशन और है, 2 समतल पृष्ठ से, तो एक समतल पृष्ठ ये हो गया, एक समतल पृष्ठ ये हो गया, 2 समतल पृष्ठ से वो क्या होता है, घिरा रहता है, बाउंड्री रहती है, 2 समतल पृष्ठ से एकदम से वो क्या रहता है, बाउंडेड रहता है। बस यही है आपका क्या है, प्रिज्म है। तो आप करो अच्छा इसका मतलब ये सब हटा दें तो क्या इसे प्रिज्म कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब प्रिज्म जिस कोण पर झुका रहता है उस कोण को कहते हैं प्रिज्म कोण, जिसको एंगल ए से दर्शाते हैं। प्रिज्म जिस कोण पर झुका रहता है उसको क्या कहते हैं, प्रिज्म कोण ए बी सी, है ना। या आप मान लो P और इधर मान लो Q और इधर मान लो R, PQR, और ये जिस कोण पर प्रिज्म झुका रहता है
उसे क्या कहते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। इतना क्लियर है ना? इतना क्लियर है? अब यहां पर चलो पहला मान लो ये चीज हो गया। दूसरा मैंने एक चीज और बताया, किसी समांग पारदर्शी माध्यम ऐसे भी तो ले सकते हैं, बिल्कुल आप ले लो, मैंने ले लिया समांग पारदर्शी माध्यम। इसमें वो आकृति जो कि किसी कोण पर मानते हैं, यहां एक कोण है, यहां एक कोण है, झुकी हुई दो समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ इधर को ले लिया, एक समतल पृष्ठ इधर को ले लिया, तभी हम कहेंगे देखो ये कोण पर एक झुका हुआ ये रेखा, एक झुका हुआ ये रेखा है। इसी तरह आपने कहा एक झुकी हुई ये रेखा है और यहां से एक झुकी हुई ये, एक झुकी हुई ये। क्लियर है ना? आप ये भी मान सकते हैं। बोलो इतना क्लियर है ना? और यहां पर अगर हम बात करें, ये दोनों, इसका एक तरह से ऊंचाई हो गया आपका, ये क्या हो गया आपका? ऊंचाई। ये इस कोण पर झुका है तो ये हो गया आपका प्रिज्म कोण, ये क्या हो गया आपका? प्रिज्म कोण। अच्छा, यहां पर इसको प्रिज्म कोण आप बोल सकते हैं या इसको आप बोल सकते हैं अपवर्तक कोण, रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अपवर्तक कोण बोल सकते हैं। या दूसरा अगर बात किया जाए, यहां पर चूंकि इन सारे पृष्ठों से प्रकाश का परावर्तन होगा, अपवर्तन होगा, तो इनको बोल सकते हैं अपवर्तक पृष्ठ। क्या बोल सकते हैं? अपवर्तक पृष्ठ या जो अपवर्तक सतह, या बोल सकते हैं रिफ्रैक्टेड सरफेस, अपवर्तक सतह इनको आप बोल सकते हैं। इसी तरह अगर यहां पर इन सब की बात किया जाए, ये तो ये क्या है? एक तरह से आधार है ना, तो बेस ऑफ प्रिज्म, ये क्या आपका? प्रिज्म का आधार है, बेस ऑफ प्रिज्म, ये हो गया आपका प्रिज्म का आधार हो गया। इसके बाद में ये पूरा माध्यम कैसा है? तो पारदर्शी माध्यम है। ये पूरा माध्यम कैसा है? पारदर्शी माध्यम है, तो पूरा का पूरा पारदर्शी माध्यम है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं प्रिज्म से संबंधित परिभाषाएं बताइए, तो कौन कौन सी मिल रही हैं? आप कह रहे हो प्रिज्म का आधार मिल गया, प्रिज्म का सतह मिल गया, अपवर्तक कोण मिल गया, है ना, और बात करें प्रिज्म कोण मिल गया, है ना। प्रिज्म कोण चाहे आप बोलो और चाहे बोलो अपवर्तक कोण, चाहे आप एंगल ऑफ प्रिज्म बोलो या एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड बोलो, दोनों में से चाहे जो बोलो, तो ये सब क्या हो गए? इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी हो गया। इसके बाद में अगर बात किया जाए तो ये पूरा का पूरा, अगर इसमें मुख्य बात किया जाए तो ये क्या है आपका? ये मुख्य पोर्शन है, ये तो पूरा है कहानी एक तरह से, ये आपका मुख्य परिच्छेद है, अरे मतलब मेन शेप है आपका, ये मुख्य परिच्छेद है, मेन प्रिज्म का मेन पोर्शन है ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या है? प्रिज्म का मेन पोर्शन है, जहां पर ये क्यू आर आधार हो गया और ये पी क्यू और पी आर ये समतल पृष्ठ से घिरी हुई लाइन हो गई, और ए क्या हो गया? प्रिज्म कोण हो गया। क्लियर है ना? ये मुख्य परिच्छेद हो गया आपका। और बात करें ये वाली लाइन, ये जो होता है ये होता है प्रिज्म कोर होता है, ये मेन पोर्शन, जैसे एक तरह से वहां पर आप देखते थे लंब अभिलंब, ये है आपका प्रिज्म कोण है। खैर अभी इनको हटाओ, अगर मैं मानता हूं थोड़ा बहुत 19-20 समझ में आया, कोई बात नहीं, है ना। आपको ये तो समझ में आया, मैं पूछूं प्रिज्म क्या होता है, तो आप सीधा लिख सकते हो प्रिज्म किसी समान पारदर्शी माध्यम की वो आकृति होती है जो किसी कोण पर झुका होता है, और यहाँ दो कंडीशन है, एक तो किसी कोण पर झुका होता है और दो समतल पृष्ठ से घिरा होता है। यहां से ये चित्र तो दिमाग में सेट ही हो गया होगा, और इसको मारो गोली, आया तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्लियर? आगे अभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये प्रिज्म क्या करता है भैया? ये प्रिज्म करता क्या है? जैसे देखो ये आपका प्रिज्म है, एक मिनट, यहां पर ये जो है आपका क्या है? प्रिज्म है। अब प्रिज्म के केस में देखो प्रिज्म से कैसे, पहले ये बताओ प्रिज्म जब क्या है? पारदर्शी माध्यम है, प्रकाश का अपवर्तन होगा या परावर्तन होगा? रिफ्रैक्शन होगा या रिफ्लेक्शन होगा? रिफ्रैक्शन होगा, अपवर्तन होगा। पहले इसे लिख लीजिए फिर आगे बताते हैं।
अब यहां पर हम लोग देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म। अब यहां पर हम लोग स्टेप वाइज चलेंगे, थोड़ा सा मानते हुए। यहां पर सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया, माना ABC कांच का एक प्रिज्म है। पहले क्या है, माना ए या ट्रायंगल जो है त्रिभुज ABC कांच का या कांच के प्रिज्म का मेन पोर्शन है, यानी कि मुख्य परिच्छेद है। क्लियर है ना। माना ABC, ये जो आप देख रहे हैं ABC, ठीक, माना ABC कांच के प्रिज्म का एक जो है मुख्य परिच्छेद है, हमने मान लिया ABC। क्लियर है। अब इसके बाद में क्या होने वाला है, देखो, ये पहला माना गया। अब इसके बाद में यहां पर सबको पता है ए वाला, ये क्या प्रिज्म कोण है, ये क्या है प्रिज्म कोण है, यानी कि पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट BAC यानी कि एंगल BAC, ये क्या है, ये है भैया प्रिज्म कोण है। ये क्या है, प्रिज्म कोण है। अब जब ये प्रिज्म कोण है तो यहां पर प्रिज्म पर एक प्रकाश की किरण, और इसका नाम है P और Q। प्रकाश की एक किरण जो क्या है PQ, जब प्रकाश की एक किरण प्रिज्म के पृष्ठ पर आपतित होती है, इंसिडेंट होती है। क्लियर। जब इंसिडेंट होती है, तब इंसिडेंट होने के पश्चात इसे जाना चाहिए अपने सीधे मार्ग में, लेकिन चूंकि प्रिज्म क्या है, कांच है, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, पारदर्शी माध्यम, समांगी पारदर्शी माध्यम होता है, तो जाना चाहिए तो इस माध्यम में, लेकिन ये क्या होता है, अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। और ये अपने मार्ग से विचलित होने के पश्चात ये समांतर हो जाती है। क्या होती है, समांतर हो जाती है। इतना समझ में आया। PQ एक क्या है, एक आपतित किरण है, प्रकाश जो कि प्रिज्म पर गिर रही है, एक आपतित किरण है। इसको मैं नाम भी लिख दे रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ही ना रहे। आपतित किरण है, जब ये प्रिज्म पर इंसिडेंट होती है, गिरती है, तो गिरने के पश्चात अपने सीधे रास्ते में ना जाकर ये प्रिज्म में समांतर चली जाती है, प्रिज्म की तीसरी रेखा के समांतर हो जाती है, या समांतर चली जाती है। क्लियर भैया। अब जब ये समांतर जाती है और अगर Q बिंदु पर एक हम अभिलंब खींच दें तो ये अभिलंब हो जाएगी। Q बिंदु पर एक लंब खींच दें तो ये क्या हो जाएगी, ये अभिलंब हो जाएगी। बोलो इतना क्लियर है। ये क्या हो जाएगी, अभिलंब। और अभिलंब यानी कि नॉर्मल, अभिलंब और इंसिडेंट रे के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। क्लियर है ना। और अभिलंब और अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, अभिलंब और अपवर्तित किरण यानी कि रिफ्रैक्टेड रे के बीच जो एंगल बनता है उसको क्या कहते हैं, बोलो, अपवर्तन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। बोलो इतना क्लियर है ना। अभी ये चीज है। अब जब ये जो अभी आपतित किरण है, लेकिन जब जाकर ये प्रिज्म के इस सतह पर फिर से टकराती है, क्लियर है ना, क्योंकि ये पूरा पोर्शन कैसा है, पारदर्शी है, पूरा पोर्शन कैसा है, ट्रांसपेरेंट है। जब ये इस सतह से टकराती है तो इसको जाना चाहिए सीधा अपने मार्ग में,
इसको जाना चाहिए कहाँ, सीधा अपने मार्ग में जाना चाहिए। लेकिन ये क्या होती है, फिर से विचलित हो जाती है। और इस बार चूंकि ध्यान से समझो, प्रिज्म का अंदर वाला सतह बाहर वाले सतह के कंपैरिजन में सघन है, डेंस है। समझ पा रहे हो, ये पूरा कांच का पोर्शन है तो अंदर वाला सतह क्या है भैया, डेंस है ना। लेकिन बाहर वाला सतह क्या है, बाहर वाला सतह क्या है, विरल है, यानी कि रेयर है। तो जब ये बाहर डेंस से बाहर की तरफ जाता है, या इसको हटाओ, अंदर सघन विरल को हटाओ, जाना चाहिए इस मार्ग में। लेकिन अब ये क्या होता है भैया, ये प्रिज्म इस तरह से झुक जाता है, यानी कि अब ये फाइनली, ये जो है फाइनली अपवर्तित किरण है। ये क्या है, फाइनली अपवर्तित किरण है, यानी कि रिफ्रैक्टेड रे, जो कि फाइनली हो रहा है, क्योंकि यहां दो बार अपवर्तन की घटना होती है। अरे सॉरी भाई, अपवर्तित, रिफ्रैक्टेड रे, क्लियर है ना। अब जब ये चीज होता है, अगर यहां पर हम एक लंब खींच दे तो इस लंब रेखा को क्या बोलेंगे, यहां पर एक लंब खींच दिया जाए तो इस लंब रेखा को नॉर्मल यानी कि अभिलंब बोलते हैं, क्लियर है ना। यहां पर अगर बात किया जाए आपतन कोण कौन है, तो यहां पर आप बताओ आपतन कोण कौन होगा। यहां पर पहले बात करते हैं, ये अगर नॉर्मल है, क्लियर है ना, तो देखो यहां से ये इधर जा रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका अपवर्तन कोण, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। 6 o'clock पर आना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, क्लियर है। और यहां पर इस केस में आप देखो, इस केस में ये काम कर रहे, इस किरण के लिए ये किरण किस तरह से काम कर रही, इस रे के लिए इस ये वाली रे आपतित किरण की तरह काम कर रही। तो यहां पर बताओ, ये अभिलंब है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण ये हो गया आई, ये हो गया आई। बोलो इतना क्लियर है। अब यहां तक सबको समझ में आया। अब यहां पर आपको एक कंडीशन याद रखनी है, इस तरह से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। पहली बार में आपतित किरण को बढ़ाने पर, उसी दिशा में आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर, और फाइनली रिफ्रैक्टेड रे को, अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर, कहां बढ़ाने पर, पीछे बढ़ाने पर, ये जहां एक दूसरे को कट करती हैं, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करती हैं, वहां पर एक कोण बनता है। आप देख रहे होंगे वहां पर क्या बनता है, एक कोण बनता है। और ऐसे कोण को क्या बोला जाता है, ऐसे कोण को बोला जाता है विचलन कोण, जिसको डेल्टा से दिखाते हैं। ऐसे कोण को क्या बोला जाता है, विचलन कोण, जिसको दिखाया जाता है भैया डेल्टा से दिखाया जाता है। ये डेल्टा का सिंबल है, ये समझ में आया। ऐसे कोण को क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, डेल्टा से दिखाया जाता है। अच्छा, यहां पर इस दिशा में ये जो, इसे आप अपवर्तन कोण ना कहकर, चूंकि ये फाइनली निकल रही है, तो आप इसको बोलेंगे निर्गत कोण। इसको फाइनली जो निकल रही, इसको क्या बोला जाता है, निर्गत कोण बोला जाता है, क्लियर। खैर अभी इसको हटाओ। अभी ये समझ में आया, ये डेल्टा वाला क्या है भैया, ये डेल्टा वाला है विचलन कोण, विचलन कोण, क्लियर है। डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा से दिखाया जाता है। अब यहां पर एक कंडीशन है, ध्यान से देखो, हमने क्या कहा, आपतित किरण, आपतित किरण, और ये इसको मान लेते हैं निर्गत किरण। क्या मान लेते हैं भैया, एग्जॉस्टेड रे, क्लियर। तो इंसिडेंट रे और निर्गत किरण रे को, अपवर्त आपतित किरण को आगे बढ़ाने पर
और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर, यानी कि अपवर्तित किरण और निर्गत किरण से बने हुए कोण को, बने हुए एंगल को क्या बोला जाता है? एंगल ऑफ डेविएशन, यानी कि विचलन कोण बोला जाता है। क्लियर है? और विचलन कोण को हम किससे दिखाते हैं? डेल्टा से। एंगल ऑफ डेविएशन होता है। क्लियर? अब क्या होता है, यदि प्रिज्म के आपतित कोण का मान बढ़ाया जाए, जैसे अभी इस कोण का मान क्या होगा? कम होगा। अगर इसको और कम कर दिया जाए, इसको क्या कर दिया जाए? और कम कर दिया जाए, मान लीजिए यहां से ऐसे खींच दिया जाए इस तरह से, तो अब यहां पर एक कंडीशन बनती है, यदि प्रिज्म के आपतन कोण का मान मानते आई है, बढ़ाया जाए, क्या किया जाए? इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, तो यहां पर एक कंडीशन बनती है, जब इसको आप बढ़ाओगे तो उस सिचुएशन में जो विचलन कोण होगा इसका मान घटता जाता है। तो डेल्टा यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन मतलब विचलन कोण है ना, विचलन कोण का मान घटता जाता है, घटता जाता है, कम होता रहता है। और उस परिस्थिति में जब विचलन कोण का मान सबसे कम हो जाए तो उसको कहा जाता है न्यूनतम विचलन कोण, यानी कि डेल्टा एम। उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम हो, उसको क्या कहते हैं? न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। तो आगे आप लिख सकते हैं, आपतन कोण के उस मान के लिए, आपतन कोण के उस मान के लिए मतलब आपतन कोण का मान इतना बढ़ा दिया जाए कि जहां पर आपतन कोण और निर्गत किरण से बनने वाला कोण सबसे कम बने, सबसे कम बने, है ना, एक विशेष उस कोण, आपतन कोण के उस मान के लिए जहां पर विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाए, जहां डेल्टा यानी विचलन कोण न्यूनतम हो जाए, सबसे कम से कम हो जाए, तब उसे क्या कहा जाता है? विचलन नहीं बल्कि न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। न्यूनतम विचलन कोण यानी कि डेल्टा एम कहते हैं, ये चीज होगा, तब उसको हम कहते हैं डेल्टा एम, यानी कि न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। अब ये जरूरी क्यों है? यहां से भैया एक चीज सामने नजर आता है, और वो क्या आता है कि यहां पर देखो n इज इक्वल टू होता है, ध्यान से समझो, n इज इक्वल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2, साइन a प्लस डेल्टा m अपान 2, और इसके बाद में पूरे का पान रहता है साइन a बाई 2, साइन a बाई 2, जहां पर a क्या है? तो आप कहोगे a तो है भैया प्रिज्म कोण, और एक क्वेश्चन बनता है एक आदर्श प्रिज्म कोण का मान क्या होता है? तो 60 डिग्री। एक आइडियल प्रिज्म एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। और डेल्टा m क्या है? तो अभी आपने देखा ही, न्यूनतम विचलन कोण है। और n क्या है? ये अपवर्तनांक है। प्रिज्म के लिए जो अपवर्तनांक होता है, या हम कह दें एक विशेष रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक, प्रिज्म का अपवर्तनांक, या बोल सकते हैं प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, वो भी एक विशेष रंग के लिए, एक विशेष रंग के लिए जो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होता है वो n होता है, वो ये सूत्र होता है भैया, यहां से न्यूमेरिकल बन जाता है आपका। क्लियर है? इतना समझ पाए? अब ये करता क्या है, ये प्रिज्म भाई देखो ध्यान से, मान लो कुछ देर ऐसे समझो, हम सनलाइट को ऐसे इस पर पास करवा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश को।
अब ये प्रिज्म क्या करता है, जैसे यहाँ निर्गत किरण जो होता है, यहां से सूर्य का प्रकाश, जो कि सबको पता है 7 रंगों का समूह होता है, 7 कलर का ग्रुप होता है, वो 7 रंगों का क्या होता है भैया, समूह होता है। उस 7 रंगों के समूह को अगर यहाँ एक पर्दा लगा दिया जाए प्रिज्म के पीछे, तो अब 7 रंगों के समूह को बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज, और वो सीरियल बनता है भैया विबग्योर। वो सीरियल क्या बनता है, विबग्योर, BIBGYOR, इस नाम से, जो कि इंद्रधनुष का रंग होता है एक तरह से। मतलब समझे, प्रिज्म के पीछे अगर एक पर्दा लगा दिया जाए तो यहां श्वेत प्रकाश जो हम प्रिज्म पर गुजार रहे हैं, इस श्वेत प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों को आप एक क्रम में देख सकते हैं। और इन 7 रंगों का जो क्रम होता है, जो ऑर्डर होता है विबग्योर में, यानी कि वायलेट बैगनी, आई इंडिगो यानी कि नीला, है ना, और नीला या आसमानी, सॉरी आसमानी होता है, क्लियर है, जामुनी, आसमानी में अंतर क्या है, ठीक है। तो देखो वायलेट यानी कि बैगनी, इंडिगो मीन्स जामुनी, वायलेट मीन्स क्या होगा भैया, बैगनी, और आई मीन्स इंडिगो, इंडिगो मीन्स जामुनी, और बी से ब्लू, ब्लू मीन्स नीला, और जी से ग्रीन हरा, है ना, और वाई से येलो मतलब पीला, और ओ से ऑरेंज, ऑरेंज मतलब नारंगी, ऑरेंज मतलब नारंगी, नारंगी या संतरंगी, अरे मतलब सतरंगी नहीं, नारंगी, ओके। और आर से रेड यानी कि लाल मतलब। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, बैंजनी, बैंजनी, बैंजानी, बैंजना, आह पी, बैंजना पीना ला, बैंजनिया, बैंजनिया पीनाला, क्लियर है। इंग्लिश में आप क्या याद रखोगे, विबग्योर, इसलिए इंग्लिश वाला। अच्छा, इन्हीं 7 रंगों के ऑर्डर को बोला जाता है स्पेक्ट्रम, इन्हीं को क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रम। अभी समझ में आया, स्पेक्ट्रम का मतलब वर्णक्रम। तो 7 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है, वर्णक्रम। प्रिज्म के माध्यम से सूर्य के प्रकाश में उपस्थित 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्योंकि प्रिज्म में आप देख रहे हैं, यहां से ये चीज गया, फिर यहां समांतर हुआ, फाइनली ये सूर्य, अगर यहां पर्दा लगा दिया जाएगा, तब उस सफेद रंग के पर्दे पर आप 7 रंगों को इस क्रम में देख सकते हैं। तो यहां क्वेश्चन बनता है कि सबसे मध्यम कलर, सेंटर कलर कौन होता है, ग्रीन होता है। यहां कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके छोटे छोटे। अभी इतना समझ में आया, इतना क्लियर है ना, इसे लिखिए, पहले इसे बनाइए।